नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां से लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे समीक्षा बैठक। उद्योग बंधु की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और संबंधित विभागों के अधिकारी भी बुलाए गए हैं। बड़ी अपडेट, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज शाम को 5:30 बजे ये बैठक करेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि एनएक्सी के उद्योग बंधु योजना की समीक्षा ये बैठक करेंगे। बैठक में योजना से जुड़े सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री इस दौरान ही योजना की प्रगति का जायजा लेंगे और कई विभागों की रिपोर्टों पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अधिकारी अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और योजना को और प्रभावी बनाने के सुझाव देंगे। और बैठक का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और ये बैठक योजना की सफलता के लिए अहम मानी जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, क्या खास रहने वाला है इस बैठक में? तरीके से अगर बात की जाए तो एक बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। उसमें उद्योग बंधुओं की महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। औद्योगिक विकास, निवेश प्रस्तावों की जमीन पर उतारने के लिए इस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है। उसके लिए एक बड़ी बैठक मानी जा रही। ईज टू डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से विस्तार किया जाए, इन सभी विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री आज एनएक्सी में एक बड़ी बैठक। अगर मुख्य बिंदुओं की बात की जाए तो निवेश और विकास की योजनाएं हैं और सीएम योगी राज्य में विकास परियोजनाओं और निवेश प्रस्ताव करेंगे ताकि समय सीमा के भीतर जो कार्य किए जा रहे हैं, तो प्रगति है उसमें कहीं ना कहीं तेजी लाई जा सके। उद्यमों की जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से निस्तारण किया जाए, इस पर बात की जाएगी। इन्वेस्ट यूपी एक बड़ा उसके तहत उद्योग बंधु के माध्यम से इन्वेस्ट यूपी की गतिविधियों एवं नए प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है। ग्राउंड लेवल डिलीवरी, मुख्यमंत्री का रिपोर्ट ग्राउंड लेवल डिलीवरी पर है, जो कि निवेश केवल कागजों तक सीमित न रह जाए, तो एक आधार में तो एक बड़ी जो चीजें हैं उनको लेकर आज एक बड़ी बैठक उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री योगी करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं उद्यमियों से संबंधित जितनी समस्याएं उनका निस्तारण और कहीं ना कहीं विकास और निवेश से जुड़े जितने भी विषय हैं उन पर कहीं ना कहीं विशेष जो चर्चा है वो मुख्यमंत्री द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल अमन, उद्योग से जुड़े हुए लोगों को भी बुलाया गया है, इसके साथ ही अधिकारियों को भी बुलाया गया है, तो और कई मुद्दे भी हो सकते हैं इस बैठक में चर्चा के लिए? ग्राउंड की सेरेमनी है, जो कि बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, जिसमें कहीं ना कहीं उद्योग से जुड़ी ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होती है, जिसमें साफ तौर पर जो सभी निवेशक होते हैं वो अपने एमओयू साइन करते हैं और कहीं ना कहीं किस तरीके का उनका एक्सपीरियंसेस है उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश में निवेश करने का, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो फैक्ट्रीज लगाने, तो कहीं ना कहीं ये तो बड़े विषय होते हैं। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसलिए भी जरूरी होती है कि कितना निवेश उत्तर प्रदेश में आया है, कौन कौन सी कंपनियां निवेश करनी है उत्तर प्रदेश में, ये एक बड़ा मानचित्र होता है। तो कहीं ना कहीं निवेशकों से जुड़ा ये अहम आज की बैठक है। कहीं ना कहीं एनएक्सी में जब शाम को 5:30 बजे बैठक होगी तो कई बिंदुओं पर चर्चा मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल अमन, देखा जाए तो समय क्या निर्धारित हुआ है, कितने समय तक ये बैठक होगी? उतना ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है और जो अधिकारी आने वाले, इसमें दिग्गज पता चला कौन कौन से अधिकारी अभी शामिल होंगे? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक है तो चीफ सेक्रेटरी जो है और कहीं ना कहीं जो प्रमुख सचिव और विकास के वो सभी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं जो बड़े उद्यमी हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में निवेश करते हैं, उन उद्यमियों को लेकर के भी एक बड़ी चर्चा हो रही है कि वो भी उद्यमी इस पूरी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सभी जो बड़े चाहे अधिकारियों की बात की जाए, चाहे बड़े निवेशकों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश जो निवेश कर रहे हैं उनकी बात की जाए, लगातार वो सभी लोग उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रदेश बनाने के लिए लगातार प्रयास करो। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उनको एक भयमुक्त जो माहौल है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो उस वजह से जो निवेशक है वो ज्यादा से ज्यादा
उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा मानचित्र उत्तर प्रदेश के लिए भी माना जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बड़ी बैठक आज शाम को जो 5:30 बजे शुरू होगी, एक लंबी बैठक होने वाली है। लंबी बैठक के दौरान की अहम बिंदुओं पर भी चर्चा देखने को मिल सकती है। सुमन जी, अमन प्रधान जी, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्य सड़कों पर प्रवेश द्वारों के विकास पर बैठक की है और इसके साथ ही बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहर के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं को आधुनिक, आकर्षक और सुव्यवस्थित बनाया जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रस्तावित डिजाइन, निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों की रूपरेखा पेश की है और सीएम योगी ने समयबद्ध तरीके से परियोजना पूरी करने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से न केवल लखनऊ की सड़कों की दृश्यता और सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि शहर आने वाले पर्यटकों और नागरिकों के लिए अनुभव भी बेहतर होगा। कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाली जनगणना में जातीय जानकारी शामिल होनी चाहिए और कोरोना वैक्सीन से हुई मौतों के सटीक आंकड़े जुटाए जाए ताकि स्वास्थ्य विभाग बेहतर इलाज कर सके। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया और इसके साथ ही सोना और पीतल के जेवर खरीदकर कीमतें बढ़ाई जा रही, ऐसा कहा। उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के सवालों पर सरकार की चुप्पी और अपमान की भी आलोचना की है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र डिप्टी सीएम के प्लेन क्रैश मामले में भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया और हवाई जहाजों की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत जताई है। सेंसस होने जा रहा है। आप बिल्कुल सेंसस बहुत सीरियस लेना। आपके हिसाब से भैया 300 सेंसस इसलिए लेना जरूरी है कि उसमें आपका सब कुछ जनगणना होगी और भविष्य में जनगणना के हिसाब से फैसले लेगी और पॉलिसी बनेगी। तो अगर हम जनगणना में और चीजें शामिल करा दें, उदाहरण के लिए जाति शामिल हो जाए कि जाति जनगणना हो, तो उससे हमें हर जाति का हक सम्मान दिलाने में आसानी होगी। फिर जनगणना में ये भी शामिल हो जाए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में किस किस वजह से बीमारियां हो रही हैं, कौन सी बीमारी ज्यादा हो रही है। तो अगर वो सेंसस में बात आ जाएगी तो कल हमें अस्पताल कैसा बनाना है, डॉक्टर किस इलाके में कैसा भेजना है, तो उससे हमें आसान होगी, अपनी जनता की सेवा कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं, ये दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करना चाहते हैं। तो इसलिए इनकी बातों में मत आओ। पीडीए में सब हैं और पीडीए ने अभी अभी हराया बीजेपी को। और सुनिए, यहाँ के बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे कि अभी तो हमने 3 लाख वोट कटवाया है, कि 3 लाख वोट कटवाया है। यहाँ बीजेपी के नेता बोल रहे थे और फिर कह रहे थे और जिलों में और कटवा देंगे। अब वो जिले बोल क्यों नहीं रहे वो नेता, बताओ। नहीं, नेता बोल क्यों नहीं रहे वो। एक और बड़ी अपडेट आपको देते हैं, जहां पर मंत्री और बीजेपी विधायक में तीखी झड़प देखने को मिल रही है। स्वतंत्र देव और एमएलए बृजभूषण में ये झड़प देखने को मिली और इसके साथ ही बड़ी जानकारी सामने आई। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, ऐसा एमएलए कह रहे हैं। विधायक ने रोका स्वतंत्र देव का रास्ता। तो बड़ी जानकारी, विधायक को 20 दिन का आश्वासन मिला है और कई प्रोजेक्ट अधूरा रहने का भी यहाँ पर गुस्सा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो महोबा में मंत्री स्वतंत्र देव और बीजेपी विधायक बृजभूषण के बीच में तीखी झड़प देखने को मिल रही है। विवाद का कारण जल जीवन मिशन में कथित भ्रष्टाचार और कई अधूरे प्रोजेक्ट बताए जा रहे थे। तो झड़प के दौरान ही विधायक ने मंत्री का रास्ता रोक दिया और अपने गुस्से का इजहार भी सामने से कर दिया। तो इस घटना के बाद अधिकारियों ने विधायक को 20 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अधूरे प्रोजेक्ट और भ्रष्टाचार की जांच अब राज्य प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। देखिए, मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा।
ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं। आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं भी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गाँव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गाँव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर हाईकोर्ट का यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर सवाल देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने सवाल कर दिया है यूपी के हाफ एनकाउंटर को लेकर, और इसके साथ ही यूपी पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सोशल मीडिया फेम के लिए एनकाउंटर गलत है, ऐसा हाईकोर्ट कह रही है, और पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर आपत्ति भी जताई जा रही है। तो अपराधियों को सजा देने का काम कोर्ट का ये काम है, हाईकोर्ट ने ऐसा कहा। और इसके साथ ही एसएसपी को गाइडलाइन का हवाला भी दिया गया। तो हाईकोर्ट ने पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर चिंता जताई है और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपराधियों को ही सजा देना पुलिस का काम नहीं है, ये केवल न्यायालय का क्षेत्र है। और हाईकोर्ट ने कहा कि एनकाउंटर को सोशल मीडिया पर लोकप्रियता या प्रमोशन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और सुप्रीम बता दें आपको कि इसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया, एसपी और एसएसपी के निर्देश दिए गए और वे पहले से ही बनी गाइडलाइंस का ही पूरी तरह से पालन करें। गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। और इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को ही कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना जरूरी है, ऐसा हाईकोर्ट कह रही है। गाजीपुर में 2001 के बक्सर निवासी मनोज राय की हत्या के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार किया गया है। और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता और नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्तार अंसारी के सहयोगियों ने मनोज राय का अपहरण कर मोहम्मदाबाद में उसकी हत्या की थी। और इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत कुल 10 लोगों को ही नामजद किया गया था। फरार आरोपी आपको बताते चले कि बताया गया कि थाना मोहम्मदाबाद में ही पुलिस पकड़कर न्यायालय में पेश किया और इसके बाद ही इस गिरफ्तारी से मामले की जांच और अभियोजन में नई गति आने की भी उम्मीद जताई गई। 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी, जो इस समय मरहूम हो चुके हैं, उनके साथियों द्वारा सन 2001 में बक्सर निवासी शैलेंद्र राय के लड़के मनोज राय का अपहरण कर मोहम्मदाबाद में लाकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित कुल 10 लोगों को नामजद किया गया था। और उसी मामले का विचारण एमपी एमएलए जज श्रीमान शक्ति सिंह के न्यायालय में चल रहा था। पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी, विचारण के लिए ट्रांसफर की जा चुकी है। परंतु आज जो मुलजिम गौस मोइनुद्दीन हाजिर हुआ है, वह फरार चल रहा था। उसके लिए माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था और थाना मोहम्मदाबाद की पुलिस ने एनबीडब्ल्यू पर गिरफ्तार करके गौस मोइनुद्दीन को आज न्यायालय में प्रस्तुत किया है और माननीय न्यायालय द्वारा उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभियुक्त गौस मोइनुद्दीन द्वारा अपने आप को ब्रजेश सिंह और उनके साथियों के द्वारा खतरा, जान का खतरा बताया है। इसके संबंध में माननीय न्यायालय ने सुरक्षा के लिए समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए जेल अधीक्षक गाजीपुर को आदेश किया है। गाजियाबाद से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर दोहरे हत्याकांड से सनसनी देखने को मिल रही है। 2 दोस्तों की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तो आपको बता दें कि दोस्तों पर ही दोनों युवकों की हत्या का आरोप लगा है। शराब पीने के दौरान विवाद के बाद यह हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपियों की फिलहाल तलाश में जुट गई है। तो गाजियाबाद से बड़ी अपडेट, जहां पर गाजियाबाद में 2 दोस्तों की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी गई और जानकारी के अनुसार दोनों शराब पी रहे थे।
और इसी दौरान ही किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। झगड़े के बाद ही हत्या हुई और शुरुआती जांच से सामने आया कि हत्या उनके ही दोस्तों ने की है। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस जल्द ही सभी संदिग्धों को पकड़ने और इसके साथ ही मामले की पूरी छानबीन करने की कोशिश कर रही है। तो गाजियाबाद में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। देखिए, दिनांक 30 जनवरी रात करीब 10 बजे धारा 112 के माध्यम से थोड़ा थाना पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ युवकों के बीच में विवाद होने की और मारपीट होने की सूचना। तुरंत ही स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल पे जाके जानकारी की गई तो कुल 3 व्यक्ति घायल थे, जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जानकारी करने के बाद पता चला कि 2 व्यक्तियों का उपचार के दौरान मृत्यु हो गया है और एक व्यक्ति जो घायल है वो खतरे से बाहर है। इस बारे में जो मृतक हैं उनको उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है और उनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है और कुछ लोगों को पूछताछ हेतु जो संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। संभल के बबराला थाना क्षेत्र के गांव पहलबाड़ा में ग्राम प्रधान पद के चुनाव को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। विवाद के दौरान ही पथराव और फायरिंग हुई और इसी दौरान मौजूदा प्रधान की मां प्रेमवती, जो कि गांव की ही राशन डीलर थी, और जो गोली लगी और जिसके बाद से ही उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना में ही प्रधान समेत 8 लोग घायल हुए और पुलिस ने मौके से 2 खोखे और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। तनाव के बीच में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और इसके साथ ही एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भी भरोसा दिलाया। जनपद संभल के थाना बबराला क्षेत्र में आज शाम को 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि गांव पहलवाड़ा में 2 पक्षों के मध्य विवाद हुआ है, जिसमें पथराव भी हुआ है और जो गांव की राशन डीलर है महिला प्रेमवती, उनको एक तमंचे के फायर के बाद गोली लगी है और उनकी उसके बाद में डेथ हो गई है। मौके पे मेरे स्वयं के द्वारा मौका मुआयना किया गया है और 2 फायर्ड केस हैं और 1 लाइव कार्ट्रिज है, उनको फॉरेंसिक की टीम के द्वारा रिकवर किया गया है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जितने भी मजलूम हैं, घायल हैं, उन सबका मेडिकल करवाया जा रहा है। 3 टीमें हैं, एसओजी सर्विलांस और थाना की, और कई थानों को निर्देशित किया गया है कि रात्रि भर में ही दबिश देके जितने भी संदिग्ध और जो लोग इन्वॉल्व थे उन सब लोगों को गिरफ्तार करें और आगे की विधिक कार्रवाई है वो तहरीर प्राप्त करके की जाएगी। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी पर गोली चली और इसके साथ ही बताया गया कि डीसीपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि अधिकारी को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत अभी स्थिर है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए और अधिकारी पर हमला किसने किया और क्यों किया, इसकी जांच जारी है। पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही संदिग्धों की पहचान कर कार्रवाई करने की योजना बना रही है। 10 बजे थाना सुशांत गोल्फ सिटी को सूचना मिलती है कि अंसल चौकी क्षेत्र में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां पे अवधेश कुमार पाठक नामक व्यक्ति, जो कि मूलतः संत कबीर नगर के रहने वाले हैं, इनको गनशॉट इंजरी हुई है। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पे पहुंची और इनको उपचार हेतु वेदांता अस्पताल लेकर गए, जहां पे इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसमें हम अभियोग पंजीकृत कर हमने टीमें गठित कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कोडिन कफ सिरप की अवैध बिक्री के मामले में उत्तराखंड से फरार अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद तुरंत ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और ये गिरफ्तारी नशे की दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए है और अपराधियों को पकड़कर कानून के अनुसार दंडित करने का भी काम कर रही है। दिसंबर 2025 को थाना बेहट पर श्री राघवेंद्र सिंह औषधि निरीक्षक सहारनपुर द्वारा कोडीन युक्त कफ सिरप की 15,450 बोतलों को औषधि अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कूट रचित बिलों के आधार पर विक्रय करने के संबंध में अभियुक्त
पंकज शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी दाऊदपुरा थाना बेहट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियुक्त को थाना बेहट की पुलिस टीम द्वारा 31 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विवेचना के क्रम में एक अन्य अभियुक्त प्रदीप शर्मा पुत्र मायाराम शर्मा ग्राम मठियाना थाना चक्राता जिला देहरादून का नाम प्रकाश में आया। उक्त अभियुक्त को थाना बेहट की पुलिस टीम द्वारा 29 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दिनांक 2 दिसंबर 2025 को थाना बेहट पर श्री राघवेंद्र सिंह औषधि निरीक्षक सहारनपुर द्वारा कोडीन युक्त कफ सिरप की 15,450 बोतलों को औषधि अनुव्यक्ति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पूर्व रचित बिलों के आधार पर विक्रय करने के संबंध में अभियुक्त पंकज शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी दाऊदपुरा थाना बेहट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियुक्त को थाना बेहट की पुलिस टीम द्वारा 31 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विवेचना के क्रम में एक अन्य अभियुक्त प्रदीप शर्मा पुत्र मायाराम शर्मा ग्राम मठियाना थाना चक्राता जिला देहरादून का नाम प्रकाश में आया। उक्त अभियुक्त को थाना बेहट की पुलिस टीम द्वारा 29 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दिनांक 2 दिसंबर 2025 को थाना बेहट पर मुजफ्फरनगर कोतवाली क्षेत्र में विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी और निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की है और लगभग 172 बीघा जमीन पर बने नवनिर्माणधीन मकान और एक तेल गोदाम सील किए गए। कार्रवाई के दौरान ही स्थानीय लोग विरोध करने लगे और जिससे एक महिला बेहोश भी हो गई और उसने आत्महत्या की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि एमडीए के अधिकारियों ने बताया कि सभी अवैध निर्माण पहले चिन्हित किए गए और लोगों को ही सुनवाई का मौका दिया गया। कुल 23 मामलों में ध्वस्तीकरण और सीलिंग की जा रही है और इसके साथ ही टीम अभी भी 3 टीमें और 6 जेसीबी के साथ काम कर रही है। नहीं अब बताओ जी, जब बहना हुआ जब कुछ नहीं थी, अब हम बच्चे हमारे सिर पर कमाने वाला कि कोई नहीं, हम कहाँ जाएंगे जी? अरे हम कहाँ जाएंगे नू बताओ। मेरे तो 2 बच्ची छोटी ऑपरेशन मेरा हो रहा, ये भी नहीं, हमारे को जुगाड़ भी नहीं, जॉब करके बना देंगे कहीं। कहना हुआ यार जब भी नहीं, क्या करे जब ये वैध नहीं थी, आज बुलडोजर ला के वैध कॉलोनी हो रही जी। नहीं बताओ जी, अभी नहीं। हाँ, जैसा आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ जोन 4 के क्षेत्र में खड़े हैं। ये काली नदी से के पास का एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे अवैध अतिक्रमण हुए थे, तो इसको हम लोगों ने 2 महीने पहले चिन्हित किया। इनको सबको सुनवाई का अवसर दिया, मुकदमा दर्ज करके इस पे नियमानुसार डिसीजन करते हुए ध्वस्तीकरण या कुछ मामलों में सील करने की कार्रवाई की गई। ऐसे 23 मामले चिन्हित हैं। आज हम लोग इसको रिमूव करने के लिए 3 टीम और 6 जेसीबी के साथ हैं यहाँ पे। हम भी खुद मौके पे हैं, काम चल रहा है। हमारी कोशिश है कि आज शाम तक ये पूरा रिमूव कर लिया जाए। अगर कोई बचता है तो फिर अगले दिन फिर से चलेगा। वैसे मैं सारे इसकी विस्तृत कार्रवाई का डिटेल एक प्रेस नोट के माध्यम से मीडिया को शाम तक शेयर भी करूँगा। तो लगभग कितना बड़ा एरिया है पूरा? जोन 4 का एरिया ऐसे बताने में तो कोई इसका परिमाण नहीं है, लेकिन कि जो आज प्रॉपर्टी खाली होगी, जो वो उसकी कीमत या उसकी वैल्यूएशन करोड़ों में है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। वाराणसी और लखनऊ में पूरे शहर में कोहरा फैला देखने को मिला और इसके साथ ही दृश्यता कम देखने को मिली। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन और रायबरेली के कुछ इलाकों में भी धुंध के कारण सड़क पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। चंदौली में कोहरे की वजह से वाहन और हेडलाइन जलाकर ही लोग चल रहे हैं और यहां तक कि यातायात सुस्त हो गई है। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले कुछ घंटों में भी कोहरा और कम दृश्यता बनी रह सकती है। लोगों को सावधानी बरतने की लगातार सलाह दी जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से, रायबरेली से और इसके साथ ही वाराणसी से और चंदौली से, लखनऊ से, जहां पर कोहरे का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही वाहन की गति भी बेहद धीमी नजर आ रही है। लोग लाइट जलाकर ही वाहन चलाते नजर आ रहे हैं और लगातार मौसमी भी दी जा रही है। कई दिनों तक ये कोहरा बने रहने की संभावना जताई गई है। धुंध की चादर में ढके शहर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जहां पर चंदौली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर धुंध का देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही गाजियाबाद की भी तस्वीर दिखा रहे हैं।
फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।